माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्यगण, मैं युवा संसद के मॉनसून सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि इस सत्र में हम अपने देश से संबंधित मुद्दों पर सार्थक बहस करने में सक्षम होंगे। सत्र का पहला प्रस्ताव शपथ ग्रहण करना है। सेक्रेटरी जनरल प्लीज। Ms. Akansha Azad, who stands elected from Bhopal constituency, will now take the oath. आकांक्षा आजाद ईश्वरस्य नामधेयेन शपथं कुरु गम्भीरतापूर्वकं प्रतिपादतु यत् अहं भारतसंविधानस्य प्रति यथा न्यायेन सत्यं विश्वासं निष्ठां च धारयिष्यामि यत् अहं भारतस्य सार्वभौमत्वं अखण्डतां च निर्वाहयिष्यामि यत् अहं निष्ठया अन्तःकरणेन च करिष्यामि। Ms. Satakshi Lal, who stands elected from Elathar constituency, will now take the oath. I, Satakshi Lal, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and cautiously discharge the duties upon which I am about to enter. Jai Hind. Premnagar constituency will now take the oath. जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करूँगी। So, Tejjot Singh Saluja, who stands elected from Amritsar constituency, will now take the oath. मैं तेजजोत सिंह सलूजा परमात्मा ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। who stands elected from Visakhapatnam constituency, will now take the oath. నేను యువజన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయత కలిగి ఉంటానని మరియు పదవి బాధ్యతల్ని నమ్మకంగా నిర్వహిస్తానని నేను దేవునికి ప్రమాణం చేస్తున్నాను। प्रधानमंत्री अब नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराना चाहता हूँ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राघव पाटीदार, पंचायत राज मंत्री श्री आयुष्मान ठाकुर, विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्पित पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सुश्री साक्षी सोनी। धन्यवाद। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 मिस्टर यशवंत पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने की। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महामारी वर्षों के दौरान भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं जो प्रमाणित हैं। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, मूर्त और अमूर्त कला को बढ़ावा देना, इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों को कई व्यापक सांस्कृतिक प्रमुखों के तहत पूरा किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय संग्रहालय को वर्ल्ड कल्चर के बैनर के तले ऑनलाइन बातचीत, वर्चुअल गैलरी टूर और प्रदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों को आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए
स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड कल्चर के 80 एपिसोड प्रसारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत सूची इस प्रश्न के लिए पटल पर रखी जाएगी। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगा, जहां पर भारत की तुलना में आबादी बहुत कम है लेकिन मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में उपलब्धियां बहुत अधिक। इस संबंध में जमीनी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें। खेल मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों से निरंतर योजनाओं के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने सन 2018 में खेलो इंडिया योजना का आयोजन किया था। अध्यक्ष महोदय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर टीमों के बीच समन्वय के अभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन प्रभावित होता रहा। खेलो इंडिया योजना के 2018 में प्रारंभ होने के बाद भारत के प्रदर्शन पर इसका असर देखा जाने लगा है, जहां 2018 में भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों में 25 स्वर्ण पदक सहित कुल 64 पदक जीते थे, जिसमें से 16 पदक शूटिंग से प्राप्त हुए थे। वहीं 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने बिना शूटिंग के ही 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 61 पदक जीते हैं। इस प्रकार इस योजना के प्रतिभा खोज और विकास विभाग के तहत जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाता है। प्रतिभा की पहचान करने हेतु देश को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र। एथलीटों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ग्रासरूट जोनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का भी गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता NSDC के तहत प्रतिभाशाली बच्चों का चयन 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साई केंद्रों में एक अच्छी तरह से संरचित प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। धन्यवाद महोदय। एक उड्डयन मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि उड़ान योजना के तहत प्रदान किए गए मार्गों की कुल संख्या के बारे में बताएं। क्या ये सच है कि जैसा कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 403 केवल 403 मार्गों का संचालन किया गया है, और यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उड़ान भारत सरकार द्वारा संचालित एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक, और इसका उद्देश्य छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करना, ताकि आम नागरिकों को विमानन सेवाओं तक आसानी से पहुंचाया जा सके। कार्यान्वयन एजेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत देश भर में 948 वैध मार्गों को मंजूरी दी। उड़ान के तहत चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने से 6 महीने की अवधि के भीतर RCS मार्ग पर उड़ान संचालन आरंभ करने के लिए बाध्यता है। उड़ान के तहत दिसंबर 2021 तक 403 मार्गों का संचालन किया गया था। इसके बाद 22 और उड़ान मार्गों का संचालन किया जा चुका है, जिससे जुलाई 2022 तक कुल 425 मार्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। उड़ान योजना की समय समय पर हितधारकों के परामर्श से समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधार भी किए जाते हैं। धन्यवाद महोदय। सुधार किए जाते हैं। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 104, मिस अंशिका पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने का अवसर देने के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है तथा ग्रामीण सभ्यता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय शहरों को तो स्मार्ट बना दिया, परंतु आपने गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या कदम उठाए, जिससे ग्रामीण व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत में स्वयं को अपनी पहचान दे सके? सरकार द्वारा सन 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ
स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के पहले ही किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद की स्वयं की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम को चयनित कर सर्व सुविधा युक्त बनाएं। आदर्श ग्रामों में पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, प्रत्येक घर में नल की सुविधा, शौचालय एवं पहली से 12वीं तक पाठशालाएं और प्राथमिक उपचार केंद्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के पूर्व भी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए काफी सफल योजनाएं हैं, जिनमें मुख्य सन 2000 में लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अनेक योजनाएं शामिल हैं तथा ग्रामीणों को पक्के घर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं शुद्ध पेयजल हेतु हर घर जल एवं नल जल योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ग्रामीणों को रोजगार देने हेतु तैयार करने की दिशा में दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है। माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है कि गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। शायद मेरे साथी काफी समय से गांव की ओर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे आज के वर्तमान हालात से अवगत नहीं है। हाँ, मंत्री जी तो गांव में ही रहते हैं। हाँ, मुझे गांव में आने में गर्व है। आज हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य चल रहा है एवं अधिकांश गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। आज हमारे गांव के पंचायत भवन में भारत नेट सेवा के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवा भी मौजूद है। इस प्रकार आज गांव के विकास में कोई भी कसर बाकी नहीं है एवं स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज भी भारत की पहचान है। हमारे द्वारा गांवों की प्रगति के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में भी किए जाएंगे। धन्यवाद महोदय। Speaker sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister of Defence about what steps have been taken to make the Indian defence ecosystem Atmanirbhar, and how will we look after our military manufacturing shortfall and our dependence on import of arms and ammunition from foreign countries in the near future. धन्यवाद माननीय महोदय जी। महोदय, मेक इन इंडिया के लिए भारत सरकार की नीति और भारतीय उद्योग के स्वदेशीकरण और प्रचार के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिए गए जनादेश के अनुसरण में प्रस्तावों को खरीद के तहत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की गई थी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम के अनुसार पूर्व में पूंजी अधिग्रहण श्रेणी की समीक्षा की गई है और रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 9 ऐसे प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को बंद करने की मंजूरी भी दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में साझा नहीं किया जा सकता है। महोदय, सरकार ने विगत कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अनेक नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ड्राफ्ट रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। यह एरोस्पेस और नौसेना, जहाज निर्माण क्षेत्रों सहित रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के लिए एक केंद्रित और महत्वपूर्ण जोर प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय का व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। धन्यवाद महोदय। Honorable Speaker sir, through you, I would like to give a brief on GST. The Goods and Services Tax is a tax on goods and services sold domestically for consumption. The GST usually tax as a single rate tax. गब्बर सिंह टैक्स है ये तो गब्बर सिंह टैक्स। इस गब्बर सिंह टैक्स ने तो व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। The previous system with no GST implies that the tax is paid on the value of goods at the every stage of production process. This would translate to the higher amount of total taxes paid, which is carried down to the consumer in the form of higher cost for goods and services. The implementation of the GST system in India is therefore a measure that is used to reduce the inflation in the long run, as prices will be lower. So, its current advantage is after its implementation, prices will be lower. And if prices are lower, there is less burden on consumers, which will eventually pave a way for economic development. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कृषि मंत्री
कि किसान उत्पादक संगठन एक ऐसा संगठन है जहां हर सदस्य स्वयं किसान है। किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों को एंड टू एंड समर्थन और सेवाएं प्रदान करता है एवं फसलों के लिए उचित दर प्रदान करने में किसानों की मदद कर रहे हैं। अतः मेरा सवाल यह है कि उचित दर प्रदान करने के अलावा किसान उत्पादक संगठन द्वारा अन्य क्या काम किए जा रहे हैं, कृपया इसका विवरण दें। महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि भारत में छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं को हल करने वाले किसानों के संगठन को फिर से तैयार करते हुए सरकार सक्रिय रूप से किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO को बढ़ावा दे रही है। सभी किसानों के एकत्रीकरण ने किसानों की आर्थिक ताकत और उनकी आय में सुधार के लिए बाज़ार संपर्कों को बढ़ाने में मदद की है। वे किसानों को न केवल उचित दर प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उनका उद्देश्य किसानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उभरते बाज़ार के अवसरों में उनके लाभ को बढ़ाना है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि FPO के प्रमुख परिचालनों में बीज उर्वरक, मशीनरी की आपूर्ति, बाजार लिंकेज प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और वित्तीय व तकनीकी सलाह शामिल होगी। धन्यवाद। विदेश मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण कई देशों ने रूस के साथ व्यापार नहीं करने का निर्णय लिया है, लेकिन भारत वर्तमान में उनके साथ व्यापार कर रहा है। भारत जल्दी ही रूस के साथ लगभग $2 बिलियन के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। यदि अभी भी भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो अन्य देशों के साथ भारत का संबंध निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि इन देशों ने रूस के साथ अपने आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी। Honorable Minister. Honorable Speaker, sir. In regard to the question raised by the fellow So you need to think about that only Indian money is funding the war. This proves that currently we are not performing business activities only with Russia, but we are carrying it with all the countries across the globe. Hence, the relation of India with all the countries will definitely not get affected while having business terms with Russia. Thank you, Speaker, sir. आदरणीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वाणिज्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, पिछले बजट में भारत सरकार ने कुछ बैंकों का निजीकरण करने का निर्णय लिया था। एक आवश्यक बात और, हाल ही में LIC में सरकार ने IPO मार्ग के माध्यम से अपनी 3.5% हिस्सेदारी का विनिवेश किया है। IPO का मूल्य LIC द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए है। तो सरकार ने ये कदम क्यों उठाए हैं? आपकी सरकार तो सभी कुछ बेचने पर तुली हुई है। जवाब देने का मौका तो दें। और वर्तमान स्थिति में जहां मुद्रास्फीति अपने चरम पर है, क्या वास्तव में इतने निजीकरण की आवश्यकता है? आपके माध्यम से मैं इस सदन को यह अवगत कराना चाहूँगी कि कई बैंकों में निजी बैंकों की तुलना में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का स्तर अधिक है। इसीलिए वे कभी कभी निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। बैंकों में बहुत ही कम निजीकरण की आवश्यकता है। और जहाँ तक संबंध
LIC IPO का है तो भारत सरकार का चालू राजकोषीय घाटा 4.37% है और यह भारत सरकार को अपने बढ़ते राजकोषीय घाटे को पूरा करने में भी मदद करेगा यदि इसकी वृद्धि होती है। महोदय, निजीकरण मुद्दों को हल कर सकता है क्योंकि यह कदम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और इसीलिए सेवाओं की गुणवत्ता में समग्र सुधार का कारण बनेगा। धन्यवाद। Honorable Speaker Sir, will the Honorable Minister of Railways inform the House about the arrangements made by the government regarding basic resources in the railway for the people of the country? मैं विपक्ष के प्रश्न के संबंध में यह जानकारी देना चाहूँगा कि सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित है। ऐसा बिल्कुल भी इस मामले को लेकर कुछ विचार नहीं कर रही। महोदय, इस संबंध में सरकार द्वारा 200 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना के तहत लाया गया है और उन्हें शौचालय, पेयजल, खान पान सेवाएं जैसी कई बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब क्या सरकार बुनियादी सुविधा देने को भी अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाएगी? हमारे द्वारा किए गए कार्य प्रमाणित हैं एवं धरातल पर भी हैं। इसके साथ ही लगभग 650 स्टेशनों को नए शौचालय मिल रहे हैं। मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि ट्रेनों में लगे 17,000 पुराने टॉयलेट को बायो टॉयलेट में हमारे द्वारा बदलाव बहुत पहले ही जा चुका है। इसके अलावा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत भी ट्रेनों एवं स्टेशनों हमने कई पेशेवर सफाई एजेंसियों को काम पर रखा है। महोदय जी, रेल मंत्रालय तो हमेशा से ऐसे काम करते आया है और करता रहेगा जो भारत के विकास के लिए चिरस्थायी रहेंगे। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। With the objective of creating a pool of well-trained and professional tourist facilitators across the country. It provides basic, advanced, spoken language and refresher courses for the candidates. The candidates can pursue these online courses from anywhere and at any time, also at their own place. About the need of skill development at state, district, local and village level. धन्यवाद महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कौशल विकास निगरानी ने सरकार के विभिन्न कौशल विकास पहल के प्रस्ताव को 25,000 से अधिक संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समय समय पर जन जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं एवं डिजिटल सेमिनार के माध्यम से शुरू किया गया है। महोदय जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, सेक्टर कौशल परिषद, राज्य सरकारें एवं जिला समिति भी कौशल भारत मिशन के तहत जन सूचना ब्यूरो एवं सोशल मीडिया सहित प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिनका उद्देश्य आपके लिए कौशल को आत्मनिर्भर बनाना है। महोदय जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सन 2016-17 में 22,37,000, सन 2017-18 में 49,00,000
27,000, सन 2018-19 में 43,61,000 एवं सन 2019-20 में 70,13,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल 1,85,00,000 युवाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। धन्यवाद महोदय जी। On the demands made by various social organizations and social workers of the country, the system provides basic, advanced, spoken language and refresher courses for the candidates. The candidates can pursue these online courses from anywhere and at any time, also at their own place. The online courses can be accessed from different digital devices. On successful completion of the course, he or she will be a professionally certified tourist facilitator who will then support tourists by disseminating information, eliciting interest in them about the country and providing experiential tourism. The program has been made available online. Thank you, sir. Online. गरीबों की सरकार है और आपकी सरकार ने आज तक गरीबों के लिए क्या किया है, तो हम उन्हें भी अनाज प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के लोग जैसे कि बड़े उद्योगपति इत्यादि को भी हम इस योजना के अंतर्गत शामिल करें, तो महोदय यह संभव नहीं है। पहले गरीबों के बारे में विचार किया जाए, बाद में आगे सोचेंगे। धन्यवाद। Surface water storage capacity, soil moisture in farmlands and increased plant cover in past 1 year of its implementation. अवगत कराना चाहूंगी कि जल शक्ति अभियान एक मिशन के रूप में जल संरक्षण अभियान है। जल शक्ति अभियान के दौरान जल संरक्षण एवं जल संसाधन को बढ़ावा देने के लिए हमने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे वर्षा जल संरक्षण, अन्य जल निकाय जिसमें टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेल का पुनः उपयोग एवं पुनर्भरण, वाटरशेड विकास जिसके अंतर्गत को भी लागू किया है। जल संरक्षण एवं जल संचयन के बारे में जन जागरूकता जल शक्ति अभियान के कारण ही उत्पन्न हुई थी और आगे यह देखा गया है कि विभिन्न हितधारकों अर्थात सरकारी विभागों, एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों, व्यक्तियों आदि ने जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाना आरंभ कर दिया है। जल शक्ति अभियान का बेहतर परिणाम जल संरक्षण है। यह बात सर्वविदित है कि 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जल शक्ति अभियान JSA एवं कैच द रेन CTR लागू किया था। JSA एवं CTR को कई केंद्रों में लागू किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय महोदय जी। महोदय, पढ़ा लिखा इंसान ही लिखता है तकदीर, अनपढ़ सदा दुखी रहा कहे कभी महावीर। बदले हैं भविष्य कल काल, लेकिन कोरोना ने जो हानि पहुंचाई उससे तो पीछे रह गई पढ़ाई महोदय, उससे तो पीछे रह गई पढ़ाई। पीछे क्या रह गई, रुक ही गई थी। हाँ, रुक ही गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूली छात्रों का अत्यधिक नुकसान हुआ है, विशेषकर प्राइमरी के छात्रों का। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या कार्य कर रही है। कि हम 2 वर्ष पीछे हुए हैं, पर इस विषय में सरकार उतनी ही चिंतित है जितने की अभिभावक। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्य और देश को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जो कि न केवल इस अंतराल को भरेंगे अपितु शिक्षा के उन्नयनीकरण में सहायक होंगे। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सरकार दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आरंभ कर चुकी है, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है और इस पर सभी ग्रेड के QR कोडेड सक्रिय पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। और तो और सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक एक कक्षा एक चैनल प्रति कक्षा
एवं स्वयं प्रभा टीवी चैनल भी प्रारंभ किया है। महोदय, मैं माननीय भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान भी रेडियो, सामुदायिक रेडियो और CBSE ब्रॉडकास्ट का व्यापक उपयोग शिक्षावाणी के माध्यम से किया जाता रहा है। धन्यवाद महोदय। उन्हें आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? क्या सरकार ने इस बारे में कुछ विचार किया है? जब प्रदान नहीं किया जाता, यह वास्तव में भ्रम की स्थिति है, पर सरकार शहादत की स्थिति में भेदभाव नहीं करती। इसी वजह से CRPF, PSFO या फिर दूसरी फोर्स का जवान अगर किसी आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उन्हें कोई शहीद का दर्जा तो प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन उनके परिवार या रिश्तेदारों को पेंशन के तहत 15 लाख रुपए का एक अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। धन्यवाद महोदय। कहीं फैली सामाजिक लाचारी है हरियाली खेतों में, पर फिर भी कुपोषित बच्चे और नारी हैं। महोदय ध्यान दीजिएगा, फिर भी कुपोषित बच्चे और नारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कहना चाहूंगी कि सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा का दौरा करने वाली प्रत्येक महिला, महोदय प्रत्येक महिला और नवजात शिशुओं के लिए बिना किसी कीमत और शून्य सहनशीलता के लिए सुनिश्चित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल सुरक्षित मातृत्व आश्वासन शुरू की है। धन्यवाद। As informed by the National Medical Commission, a total of 1425 postgraduate seats remained vacant in the last academic year. Sir, as per the provisions of the regulations, common counseling for admission in central medical educational institutions deemed universities is conducted by Ministry of Health and Family Welfare. Similarly, for admission in state quota seats in government medical in respective state government conduct common counseling. By the government to ensure that PG medical seats are not left vacant. Reduction in the benchmark percentile for admission in PG degree and diploma courses. Counseling for all India quota PG seats has increased to 4 rounds from the year 2020. Investors with the intention to diversify their portfolios, and they have been disclosing their gains honestly and paying the applicable tax. The proposal put forth by the Honorable Finance Minister in the budget of 2022 placed crypto at the same pedestal against the social evils like betting. Indian jobless youth who are trying to earn through crypto will have to pay a hefty tax of 30%. Absolutely unfair and illegal. Should the government treat crypto as the same as gambling? It should be treated the same as stock market transaction. Thank you. होमगार्डों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होमगार्डों की सेवाएं पुलिस कर्मियों के बराबर है, लेकिन अन्य पुलिस बलों की तुलना में उन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है। महोदय जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि वे लंबे समय से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज भी है, जिसमें ध्यान देने की वर्तमान स्थिति में आवश्यकता है। महोदय जी, सन 1947 के दौरान भारत सरकार ने होमगार्डों की सेवाओं के उपयोग के संबंध में एक अधिनियम तैयार किया। राज्य सरकार होमगार्डों को दैनिक मजदूरी का भुगतान करती है। अध्यक्ष महोदय जी, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि उनकी भर्ती 1962 से हो रही है। होमगार्ड अधिनियम में उनकी सेवाओं को स्वैच्छिक सेवा शब्द के रूप में वर्णित किया गया था। आपके सहयोग से इस स्वैच्छिक सेवा शब्द को हटाया जा सकता है और उनकी सेवाओं को नियमित भी किया जा सकता है, और तो और उन्हें वर्दीधारी सेवा विभागों में भी भर्ती किया जाना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरकार से हमारे देश के होमगार्डों की उपयुक्त मांगों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने सटीक रूप से मापने के लिए एक अधिक आधुनिक तकनीक को अपनाकर दक्षता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और टोल केवल उक्त उपयोग के आधार पर लिया जाएगा। महोदय जी, आगे के संदर्भ के लिए कागज संख्या 402 को पटल पर पेश किया गया है। धन्यवाद। Introduction of the Lateral Recruitment Scheme Bill 2022. Honorable Home Minister. फरवरी 2017 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपने 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा और SGOS में सरकार मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश में है। इसके आधार पर यह सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है कि पहचान किए गए मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों और उप सचिव स्तर पर 40 पदों की नियुक्ति की जाए। लेटरल धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। लेटरल एंट्री उन परिस्थितियों के लिए जोखिम भरी होने की संभावना है जिन्होंने इसे दुनिया की शायद सबसे कठिन खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नहीं बनाया है, लेकिन केवल विशेष अधिकार और नेटवर्क के कारण इनका चयन किया जाता है। विशेष रूप से IAS अधिकारियों का अनुभव हमारे भीतरी इलाकों में से सबसे गरीब जिलों में से कुछ की सेवा करना, विशेष अधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि और निजी क्षेत्र से प्रवेश करने वालों ने तो अभी तक गांव के स्कूलों को देखा तक नहीं होगा। केंद्र द्वारा चयन प्रक्रिया को कितना पारदर्शी रखा गया है? क्या वे चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रकाशित करेंगे? जवाब के बिना सुधार केवल एक अनिश्चित परिवर्तन है। केवल एक अनिश्चित परिवर्तन है। इसके लिए एक अच्छे विश्वविद्यालय से आना और 15 साल का अनुभव होना पर्याप्त नहीं है। यदि बाकी चयन समिति के विवेक पर निर्भर है तो घोटाला होना संभव है, और अगर ऐसा हुआ तो इस पद का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। महोदय जी, bureaucracy is a concern that has remained unaddressed until now, even after independence. IAS officers get recruited at a very early age via the UPSC exams. It is difficult to gauge their administrative judgment and capabilities then. Some may pass with flying colors, while others don't make the cut even later on in their careers. Allowing for lateral entry of seasoned professionals and experts into the service makes up for this deficiency. Career promotions in the IAS move along seamlessly with few hindrances along the way. Attempts to introduce meritocracy hasn't quite worked out. Bringing in experts from professional sphere is expected to make present bureaucracy more active and diligent towards the challenges prevalent. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लेटरल एंट्री स्कीम के संबंध के प्रतिवेदन को सभी सदस्यों के सभा पटल पर रख दिया है। सभी सदस्यों द्वारा जांच किए जाने के बाद सार्थक चर्चा की प्रतीक्षा कर रही हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ द AI बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। महोदय, जैसा कि हम सभी को लगातार विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और नए और अधिक उन्नत वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता के बारे में पता है, जो कि वर्तमान समय की मांग है, क्योंकि हम हमारे बच्चे हमारे शिक्षा संस्थाओं को तकनीकी क्षेत्र में अगली बड़ी चीज़ के लिए एक स्थिर गति के साथ आगे बढ़ें। अद्वितीय मानव संसाधनों के साथ अनुसंधान और विकास में दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारतीय कहलाने पर हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए AI के विचार को विकसित करने और निकट भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए और अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रमों के साथ साथ उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव लाने का प्रस्ताव पेश किया है, ताकि पाठ्यक्रमों को और अधिक भविष्यवादी किया जा सके, जिससे हमारे बच्चों को अपने पसंद के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जा सके। हम कक्षा 6वीं से 8वीं समूह 1 और कक्षा 9वीं से 12वीं समूह 2 तक पाठ्यक्रमों को विभाजित करके AI को पाठ्यक्रमों के साथ पेश करने का प्रस्ताव करते हैं। समूह 1 के लिए मुख्य उद्देश्य छात्रों को AI से वाकिफ़ कराना होगा और यह बताना
कि दुनिया भर में हर एक चीज़ को ये कैसे प्रभावित कर रहा है एवं भविष्य की कक्षाओं के निर्माण में छात्रों का एक आधार विकसित करने का यह एक साधन बनेगा। समूह 2 में उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रमों को एक अधिक दृढ़, अधिक व्यावहारिकता संचालन आवेदन प्रदान करने के लिए और उस क्षेत्र में कौशल आधारित व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानांतरित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश का प्रत्येक विद्यालय इन पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सके, केंद्र सरकार सभी CBSE एफिलिएटेड स्कूलों को डिजिटल AI लैबोरेटरीज स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी की पेशकश करेगी, जिससे बच्चों को विषय वस्तु में आवश्यक विकास और व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक संपूर्ण बुनियादी ढांचा होगा। इस कानून के तहत सभी विकसित प्रयोगशालाएं भी अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा होंगी। इसके अलावा राज्य बोर्डों के लिए हम 20% सब्सिडी प्रदान करेंगे और उन्हें भी इसे प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समावेशी विकास से वांछित परिणाम तक अधिकतम संख्या में छात्रों तक पहुंचने का अंतिम उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद महोदय। But also give the students a chance to compete at a global level. With the already prevalent schemes to promote AI, the inclusion of a curriculum and a structured approach will ultimately help us in achieving the larger goal of a holistic growth in this sphere. Thank you, sir. In 2 groups. Group 1, class 6 to 8. Group 2, class 9 to 12. Sir, the age of class 6 student is around 10 to 12 years. So, the student whose age is 10 years is he or she capable enough to understand the nuances of AI and further to learn about such complicated technologies. I am sure 90% of the members here would be unaware about the working of artificial intelligence. महोदय, अगर इस सदन की बात कर ले तो 90% लोगों को AI का A और I भी नहीं पता होगा। To face off in the world outside. It is true that inflation is on the rise, but that does not mean that we stop the futuristic project of our children. If we look at another ways, we don't stop our children from going to school. And if the monthly budget system just in and make this not happen. Sir, that we will be rationing the budget judicially to make sure the project gets enough boost to start off. Further, sir, the question raised by the member does not give into consideration. To introduce artificial intelligence in schools, then it may lead to more such instances of addiction. There are a lot of disadvantages of introducing AI curriculum in school. The main one that it reduces the thinking power of students, making them more dependent on technology for everything instead of learning to do things themselves. The other, that it hampers the creativity, which is the backbone in the early learning stage for students. So, another disadvantage is that AI has a limited knowledge base and there could be some unexpected consequences if it goes beyond its capabilities. Therefore, an expert should always monitor what an AI does. So, every system works on different principles or rules, and they might not perform well together unless their languages match appropriately, giving rise to consequences like. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री के प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के एक भविष्यवादी और अच्छी तरह से शोधित विधेयक को चर्चा के लिए बोर्ड में रखा है और सभी सदस्यों ने विधेयक के पक्ष और विपक्ष में अपने मत साझा किए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और तकनीकी दुनिया हर पल विकसित हो रही है। विकासशील दुनिया और लगातार विकसित होते भारत के साथ बने रहने के लिए हमें हमारे छात्रों को इस प्रकार की भविष्य की शिक्षा नीति प्रदान करने की आवश्यकता है
जिससे वे विद्यालयों से बाहर निकलते ही तुरंत जटिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तंत्रों की समझ विकसित कर सकें और अपने जीवन को एक बेहतर व्यवहारिक कौशल प्रदान कर सकें। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा के परंपरागत तरीके आवश्यक हैं, परंतु शिक्षा को विकसित पाठ्यक्रम के अनुरूप रखना भी जरूरी है। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि शिक्षा बोर्डों और विद्यालयों ने शिक्षा को बेहतर ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने कोरोना काल के बीच कई मुसीबतों का सामना किया, फिर भी शिक्षा को पूर्ण रूप से ऑनलाइन चलाने में कामयाब रहे। यह एक जीवित उदाहरण है कि हमें सभी परिस्थितियों के अनुकूल रहना चाहिए और हर दम किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की स्थिति में हम न केवल अपनी युवा पीढ़ी को उनके पास मौजूद नए उपकरणों के साथ सशक्त बनाएंगे, बल्कि ऐसे कुशल युवाओं को जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का ज्ञान है, उन्हें रोजगार प्रदान करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशालाओं का हिस्सा भी बनाएंगे। कुल मिलाकर हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को एक बेहतर, तेज, स्मार्ट और आधुनिक भारत बनाए, जिससे आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आए। जय हिंद।